Students, how are you? So let's begin from today's class. आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं that is पार्ट बी, जो फर्स्ट पेपर जीएस पेपर फर्स्ट का जो अपना एमपीपीएससी का जीएस पेपर फर्स्ट होता है ना, उसका पार्ट बी जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। और बेसिकली ये जो पूरा पार्ट बी होता है वो हमारा ज्योग्राफी मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, इंडियन ज्योग्राफी होता है। देन इसके बाद अपनी सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात की जाए तो हमारा मध्य प्रदेश का ज्योग्राफिकल फीचर्स, रिवर्स कौन सी है, प्लेट्यू कौन से हैं, माउंटेन्स कौन से हैं, राइट। तो ये सब चीजें रहती हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि लास्ट में रहता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का एरिया कवर रहता है। तो हम आज की ये जो हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी तो हम इसमें हम यही बात करने वाले हैं बेसिकली कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या बात करता है। पेपर पार्ट बी का जो फर्स्ट जीएस पेपर फर्स्ट का पार्ट बी है वो ज्योग्राफी में क्या क्या हमें आना चाहिए या व्हाट दे विल आस्क फ्रॉम अस कि वो कितना उन बच्चों से पूछ मतलब क्या क्या एरिया बच्चों को कवर होना चाहिए, राइट। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा मतलब इसमें बेसिकली हमारी 5 यूनिट्स है ना हर पेपर में। अगर जीएस पेपर 1 की बात करें तो वो पार्ट ए और पार्ट बी में है, और पार्ट बी में भी जो है हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो ऑल इट्स गोज टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये पूरी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बात करता है। बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी इसने 3 टाइप मतलब 3 सब पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला आता है हमारा मेजर फिजिकल फीचर्स। जैसे फिजिकल फीचर्स मतलब फिजिकल इन द सेंस व्हाट कि जिसको हम टच कर सके, राइट। तो हमें फॉर एग्जांपल कोई माउंटेन की रेंजेस दिखती है, कोई माउंटेन दिखता है, कोई पर्वत दिखता है ना, कोई इसकी पूरी चेन दिखती है। तो इस टाइप से माउंटेन को क्या होता है, यू कैन टच, सो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर फिजिकल फीचर्स ऑफ व्हाट, फिजिकल फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी। और ओवरऑल वर्ल्ड की हमें सारे वर्ल्ड में कोई मेन माउंटेन्स हैं क्या, कोई ब्लॉक माउंटेन है, कोई फोल्ड माउंटेन है, हमें इसमें टाइप्स ऑफ माउंटेन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, है ना। फिर मेजर माउंटेन रेंजेस देखेंगे हम पूरे वर्ल्ड की जो कि सिचुएटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले तो हमें माउंटेन पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं, ना तो वो माउंटेन की जरा इतने ऊंचे होते हैं और ना ही प्लेन की जरा जो है बिल्कुल ही बिल्कुल फ्लैट होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही टाइम बाद जब इरोडेड माउंटेन्स ही कुछ टाइम बाद जब इरोड हो जाते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है प्लेट्यू। या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ क्या हो, प्लेन का अपलिफ्टमेंट हो जाए तो भी अपने आप क्या बनता है, प्लेट्यू। तो प्लेट्यू के भी बनने के अलग अलग प्रोसेसेस हैं। प्लेट्यू के भी क्लासिफिकेशंस है पूरे वर्ल्ड में। जैसे बोलते हैं कि तिब्बत का जो पठार है वो पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है, ठीक है। तो ये प्लेट्यू जो तिब्बत का पठार है वो कहाँ पे सिचुएटेड है और वो बेसिकली कैसे बना, वो भी किसी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यूज के सब पार्ट में आता होगा, है ना। तो हम इस टाइप से उसको पूरा कवर करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट प्लेन्स। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ एल्यूविलियल प्लेन्स ही पढ़ा होगा कि हमारी रिवर क्या है, बहुत ऊपर से डेल्टा से मतलब बहुत ज्यादा जब ऊपर से रिवर बहती है कटाव के साथ साथ, तो जब वो फोर्स के साथ आती है तो बहुत ज्यादा अपने साथ जो है बेसाल्ट या फिर अपने साथ इरोडेड मटेरियल को लेके चलती है और उसको क्या करती है, प्लेन वाले एरिया में आके जहां पे फ्लैट एरिया आ जाता है वहां पे ये जो है वो डिपॉजिट करना चालू कर देती है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है, रिवर का डिपोजिशनल फीचर पढ़ा है। लेकिन हमारे पास ओशंस का भी होता है, माउंटेन्स का भी होता है, और जो विंड्स होती हैं उनके द्वारा भी कुछ डिपोजिशन किया जाता है और उनके द्वारा भी प्लेन्स बनाए जाते हैं। तो मतलब प्लेन्स के भी क्लासिफिकेशन हो गए, राइट। उसके बाद रिवर्स जो होती हैं आपकी, लॉन्गेस्ट रिवर अलग होती है, लार्जेस्ट रिवर अलग होती है। रिवर के भी माउथ्स मतलब कोई जो होती है एस्चुरी होती है, कोई जो होती है आपकी डेल्टा फॉर्मेशन करती है। तो मतलब रिवर्स भी अपने यहाँ पे कैसे सब डिविजनल हो रहा है, मतलब कैसे डिवाइड हो रही है, हम उसको पढ़ेंगे। देन लेक्स पढ़ेंगे कि कौन से मतलब लेक्स जो है मतलब कि पर्टिकुलर जो लेक्स का क्या क्लासिफिकेशन है, लेक्स में अपन को क्या क्या डिफरेंट टाइप का फॉर्मेशन मिलते हैं, लैंड फॉर्म मतलब लेक्स में भी क्या होता है पता है आपको कि डिफरेंट टाइप के शेप्स, डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिलते हैं। तो हम बेसिकली लेक्स और ग्लेशियर्स में भी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स पढ़ेंगे इसके कि क्या क्या फीचर्स होते हैं, है ना। डायरेक्टली आपसे 3 मार्कर्स में पूछा जा सकता है कि ये जो आपका ग्लेशियर है वो कौन से टाइप का ग्लेशियर है, या
फॉर एग्जाम्पल कोई लेक है तो वो कौन से टाइप की लेक है ना। तो इस टाइप से जो है हमें ये सब पूरे फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें ज्योग्राफिकल फिनोमिना जैसे अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक को हम नापते मेजर कैसे करते हैं, रिक्टर स्केल होता है ना, तो उसकी इंटेंसिटी को देखा जाता है। फिर सुनामी इन लोगों के मतलब आने के, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी या साइक्लोन्स भी हैं, चक्रवात भी हैं, तो इन लोगों के आने के कारण क्या है, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट टू प्रोसीडिंग, मतलब स्टार्टिंग होना ही इनका क्या कारण है, हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड क्लाइमेट, बेसिकली कि पूरा जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसे स्टार्ट होता है ना। क्लाइमेट कैसे कैसे हम बोल देते हैं कि अब सर्दी आ गई, कैसे हम उसके बाद बोल देते हैं कि अब गर्मी आ गई, गर्मी के बाद जो है बेसिकली हमारा कैसे फिर बारिश होने चालू हो जाती है, कहीं पे हमारा मानसून टाइप का, जैसे हमारा इंडिया की हम बात करते हैं तो मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना। जून जुलाई हर साल में एक बार जो है जून जुलाई के बाद हमारे यहाँ बारिश होती है। देन आफ्टर उसके बाद दिसंबर जनवरी में हमारे पास रिट्रीटिंग मानसून आता है, मतलब जो वापस जाता हुआ मानसून भी जो है तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट साइड में कुछ बारिश देते हुए जाता है। तो ये क्लाइमेटिक सिचुएशन क्या क्या है, मतलब पूरा वर्ल्ड की हम पढ़ेंगे, सीजन्स को हम पढ़ेंगे, और ये क्लाइमेट चेंज मतलब जो धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज होते जा रहे हैं और इनके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, है ना, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, हम इन सबको देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा पूरा जो है हमें मतलब बेसिकली हम फिर से बात करते हैं मेजर फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज और वर्ल्ड क्लाइमेट, ये तीनों जो है हमारे किसके पार्ट आ जाएंगे, तो ये हमारे जो पार्ट आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि है यूनिट 1, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट 2, है ना। यूनिट 2 में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसमें बात कर रहा है हमारी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमने वर्ल्ड की बात कर ली, अब उसके बाद हम क्या बात करेंगे, उसके बाद हम अच्छे से बात करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे। अब इंडिया में भी फिर से हम फिजिकल फीचर्स में आ जाते हैं, तो हम पर्टिकुलर इंडिया के माउंटेन रेंजेस लाइक हिमालय कहाँ पे है, अरावली कहाँ पे है, सह्याद्री कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट्स किसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स किसको बोलते हैं। अभी घबराइए मत, मैं ये सब कुछ आपके साथ बहुत अच्छे से जो है डिस्कस करूंगी, तो आपको पूरा जो है आपकी ज्योग्राफी बिल्कुल मगअप हो जाएगी। आपको मतलब कि ज्योग्राफी से रिलेटेड चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपसे कोई भी फैक्ट बेस्ड या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो यू कैन राइट इट वेरी वेल, ठीक है। कोई भी टॉपिक चाहे 3 मार्कर्स हो या लॉन्ग आंसर्स में भी हो, तो आपसे ऐसा नहीं है कि यू हैव नथिंग टू राइट ओवर इट, है ना। तो बस अभी मैं सिर्फ आपको फॉर एग्जाम्पल्स ले लेके बता रही हूँ। फिर जैसे ही हमारा मतलब ये इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद जब हम कल से जब नेक्स्ट लेक्चर से जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो हम उसमें बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर उसके बाद जब हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल शिफ्ट इट टुवर्ड्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दैट कम्स अंडर यूनिट 2 ऑफ पार्ट बी जीएस पेपर 1, राइट। तो हम उसमें माउंटेन्स पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी कि प्लेट्यूज, जैसे हमारा मध्य प्रदेश में है मालवा प्लेट्यू, है ना, तो ऐसी पूरे जो इंडिया में कहाँ कहाँ प्लेट्यू सिचुएटेड है। डेक्कन प्लेट्यू सबसे बड़ा प्लेट्यू है जो हाफ ऑफ द इंडिया, इनफैक्ट 55 से 60% ऑफ द इंडिया को वो कवर करता है। तो हम डेक्कन प्लेट्यू के फीचर्स जानेंगे। फिर उसके बाद प्लेन्स की, यमुना का प्लेन कैसे बनता है, गंगा का प्लेन कैसे बनता है, रिवर्स का प्लेन कैसे बनता है, ओशंस के द्वारा भी या साइक्लोन्स के द्वारा भी प्लेन बनाए जाते हैं, तो वो कैसे बनते हैं। देन आफ्टर फिर हम रिवर्स पढ़ेंगे, रिवर्स के सिस्टम पढ़ेंगे, रिवर्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन सी रिवर्स को हम एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं, किसको पेरिनियल रिवर बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद लेक्स के सब टाइप्स और फिर ग्लेशियर्स, ये पूरा जैसा वर्ल्ड का हमने पढ़ा वैसे ही हमें इंडिया की भी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, बेसिकली क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं हमारी इंडिया के, लाइक माउंटेन रेंजेस कहाँ पे है, कहाँ पे लेक्स है, कहाँ पे प्लेन्स है, कहाँ पे माउंटेन है ना। तो पूरा जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्लाइमेट की, कैसे कैसे हमारी इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ओरिजिनेट करता है। उसके बाद अल नीलो या फिर ला लीना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मानसून ज्यादा भी हो जाती है और कुछ 5-6 साल बाद अगर बिल्कुल ही बारिश ना हो तो हमारे यहाँ सूखा या बिल्कुल ड्राई लैंड भी पड़ जाता है। तो ठीक है, ये अल नीलो और जो ला लीला का है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में। नेक्स्ट वी विल मूव फर्दर फॉर क्लाइमेट, सीजन जो हमारे होते हैं, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, वो क्यों बनते हैं, क्या कारण होते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या क्या जो है इसके पीछे के
मतलब बेसिकली पूरी जो है हमारे को क्लाइमेटोलॉजी इसके लिए पढ़ना है, राइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है पूरा इंडिया में आपके साथ का पास, जैसे ये पूरा मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर 2 जुलाई की बात है तो 2 जुलाई को पूरे इंडिया में बारिश हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमारा मानसून क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून यहां से स्टार्ट होता है बेसिकली, है ना। मेडागास्कर अगर आपने वर्ल्ड मैप को ही नहीं देखा होगा तो मैं जब अपन मानसून कराएंगे तो फिर मैं बताती हूँ आपको। तो बेसिकली वहां से क्या होता है कि मानसून की स्टार्टिंग होती है, फिर धीरे 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 जो है जून से मानसून स्टार्ट होता है और फुल ऑन द जुलाई जो है 10th ऑफ जुलाई तक पूरे होल पार्ट ऑफ द इंडिया में वो कवर कर लेता है रेनी सीजन को। तो ऐसे हमें देखना है कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे कैसे बारिश भी जो होती है, कुछ एरिया जो होते हैं बिल्कुल ड्राई लैंड होते हैं, ऐसा क्यों है कि राजस्थान में जो है बिल्कुल डेजर्ट टाइप सिचुएशन है, राइट। तो ये सब चीजें भी हमें उसमें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा क्लाइमेटिक रीजंस, कि हमारे क्या क्या क्लाइमेट, कहाँ पे ज्यादा ठंडी पड़ती है, कहाँ पे ड्राई एरिया है, कहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में कैसा एरिया है, वेस्टर्न घाट्स में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में कैसा सिनेरियो रहता है, तो हमें ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, राइट। उसके बाद जो है ये जो हमारा हो जाएगा क्लाइमेट। उसके बाद हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, मतलब कहाँ कहाँ पे कितने डेंस फॉरेस्ट हैं, कितना हमारे पास फॉरेस्ट का क्या एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल्स, कहाँ किस एरिया में किस टाइप की सॉइल मिलती है। वाटर जो है कहाँ पे टैप वाटर अपन को इजीली अवेलेबल हो जाता है, कहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल हो जाता है ना। तो इस टाइप की चीजें, रॉक्स जो है, रॉक्स और मिनरल्स देखेंगे हम। उसके बाद जो है इसको बोला जाता है बेसिकली डेमोग्राफी ज्योग्राफी, मतलब डेमोग्राफी बेसिकली एक तरीके से ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, है ना। ये पॉपुलेशन के बारे में जब हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो उसको डेमोग्राफी बोलते हैं, है ना। तो हम इसको भी पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी को भी देख लेंगे कि क्या क्या पॉपुलेशन, किसको हम बोलते हैं कि डेंस्ड एरिया है, कहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन होती है, कहाँ पे रूरल पॉपुलेशन होती है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है डायरेक्टली आपसे 3 मार्कर्स में पूछ लिए जा सकते हैं, तो हम उनको देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा फूड प्रोसेसिंग। अभी जो ये बिल्कुल ही नया जो है अपग्रेडिंग वर्जन, मतलब बिल्कुल जो नया पार्ट ऑफ जो ज्योग्राफी बोलना चाहिए, जिसपे बहुत ज्यादा जो है लोग ध्यान दे रहे हैं कि कैसे हम जो है फूड को इतना प्रोसेस कर लें। या कोई भी नॉर्मल फूड है, फॉर एग्जांपल टमाटो है, टमाटो को हम इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं चला सकते जितना कि हम उसकी बनी हुई टमाटो केचप को, राइट। तो हम फूड को प्रोसेस कैसे करें, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज को कैसे मैनेज करें, उसका इन फ्यूचर स्कोप कैसा है, सिग्निफिकेंस कैसा है। उसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस आती हैं, चेन्स आती हैं कि कैसा ये सिस्टम को मैनेज कर रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा इसका टॉपिक आता है। तो ये फूड प्रोसेसिंग एक अलग से ही ज्योग्राफी का चैप्टर है जिसको हम बहुत अच्छे से जब आने वाले लेक्चर्स में हम इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा खत्म होता है यूनिट 2। नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारी यूनिट 3 दैट ऑल कवर्स, कि हमें जो मेजरली हमारा एमपीपीएससी का पेपर है वो किसके बारे में है, मध्य प्रदेश के बारे में है, ठीक है। तो हमें मध्य प्रदेश के बारे में, तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आनी चाहिए, आफ्टर दैट इंडिया की ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, और नॉट मतलब एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमें मध्य प्रदेश की भी ज्योग्राफी आनी चाहिए, है ना। तो बेसिकली हमें मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, तो बेसिकली हमें पढ़ना है मेजर ज्योग्राफिकल रीजन, जैसे कि नर्मदा वैली है, नर्मदा एक रिफ्ट वैली की तरह फ्लो करती है, तो वो नर्मदा वैली बनी कैसे, फॉर्मेशन कैसे हुआ, रिफ्ट वैली क्या होती है, बेसिकली वैली मतलब सिंपल वैली क्या होती है ना। उसके बाद आ गया मालवा प्लेट्यू, एक होता है गली इरोजन, जिसमें मतलब इरोजनल फीचर्स में हम जब बात करेंगे कि जब रिवर या कोई भी विंड जो है बहुत ज्यादा इरोड कर देती है तो आपकी बहुत ही ज्यादा मिट्टी जो है वो क्या होती है कि आपकी एक जगह से पूरी खाली हो जाती है या बहुत डेप्थ में चली जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में चंबल करके जो संभाग है, चंबल रीजन है, वहां पे भिंड मुरैना ग्वालियर साइड अगर आप देखेंगे तो जो चंबल नदी जहां से बहती है उसने चंबल की नदी की वजह से क्या हुआ है, इतना इरोड कर दिया है पूरी चंबल की घाटी को कि जिसकी वजह से उसको बोलते हैं हम गली इरोजन। जो वर्स्ट पार्ट ऑफ द इरोजन होता है
उतना पूरी जो है उसकी मिट्टी को चंबल नदी अपने साथ बहा के ले जा चुकी है। ठीक है, तो इस टाइप के जो जियोमॉर्फिक जो रीजन है हमारे मध्य प्रदेश के, जो बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, है ना, तो उसके बाद हम उन सब चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम मध्य प्रदेश की सॉइल पढ़ेंगे कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या क्या है, कहाँ पे किस टाइप की, मालवा के एरिया में, नर्मदा के एरिया में, है ना, बघेलखंड के एरिया में, बुंदेलखंड के एरिया में किस किस टाइप की जो है सॉइल्स मिलती हैं, तो हम उनको देखेंगे। उसके बाद सॉइल का इरोजन, सॉइल का डिग्रेडेशन, सॉइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम्स हो भी चुकी हैं तो हम उस मेथड उससे कैसे उसको रिक्लेम करें, उसका क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, हमें ये सब देखने हैं। और एट लास्ट की हमारी गवर्नमेंट या हमारे द्वारा भी कुछ सॉइल से रिलेटेड कंजर्वेशन जो है प्लान्स जो यूज होने चाहिए ताकि हम सॉइल को इतना इरोड या फिर इतना खराब होने से बचा सके, है ना। तो हमें इस टाइप के जो है प्लान्स देखने पड़ेंगे उसके लिए। तो हम बेसिकली हमारा जो ये थर्ड यूनिट का पार्ट थर्ड होगा, ये फुल ऑन जो है सॉइल के बारे में बात करेगा। उसके बाद है जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब किस टाइप, कहाँ पे एरिया में, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मालवा, तो मालवा में किस टाइप की एनर्जी मिलती है ना, कोल कहीं पे मिलता है, आयरन कहीं पे मिलता है ना। तो इस टाइप की जो बेसिकली मिनरल्स है या कुछ एनर्जी रिसोर्सेज है तो क्या वो कहीं पे मिल रहे हैं, तो उनके क्या टाइप्स हैं, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका क्या हम यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा वायबल रहेगा, है ना। तो इसीलिए हमें क्या है, एट लास्ट हम कल के दिन क्या बनने वाले हैं, कल के दिन हम जो है एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं जो कि हम अपनी सर्विसेज को देंगे मध्य प्रदेश के एरिया में। तो एटलीस्ट हमें उसकी ज्योग्राफी तो पता होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है हम इतना डेप्थ में जाके इसकी मिनरल एनर्जीज पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट पढ़ेंगे और सिंपल जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम मेजर इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे कि कहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है, कहाँ पर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, या कहाँ पे मिनरल से, कहीं पे मिनरल्स मिल रहे हैं तो क्या मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है क्या, तो हमें ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 आता है किसमें, ट्राइब्स के लिए, है ना। तो हमें ट्राइब्स में देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्राइब्स जो है कहाँ पे रहती हैं, कौन सा एरिया जो है पर्टिकुलर ट्राइब के लिए है, उन ट्राइब्स का क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, क्या उनकी ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है। तो हमें ये सब चीजें जो है बेसिकली क्या किस में देखना पड़ेगा, हमें ये सब देखना पड़ेगा ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में। तो बेसिकली हमारा थर्ड यूनिट में क्या क्या कवर हो गया, सिंपल जियोमॉर्फिक रीजन्स हो गए, नेचुरल वेजिटेशन और क्लाइमेट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारा हो गया फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, सॉइल की, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल का इरोजन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, हम कैसे कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं, क्या कोई वाटरशेड या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज है क्या, तो हम इन सब चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स देखेंगे कि क्या क्या मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है जो कि डेवलप है मध्य प्रदेश में या फिर हम उसे डेवलप कर सकते हैं मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये सब चीजें देखेंगे। उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास आएगा वो आएगा ट्राइब्स की, कौन कौन सी ट्राइब्स जो है वो पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं, वो पर्टिकुलर एरिया में उन ट्राइब्स का क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है या क्या ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, तो हमें ये सब चीजें देखनी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पार्ट, ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, इसमें मतलब बेसिकली आपको बहुत ज्यादा चीजें मतलब याद करना है, एक बार आप समझ लेंगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे क्योंकि ये होलसम जो है मेंस का अपना पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो जो हमारा यूनिट 4 हो गया वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कि सबसे पहले अगर ड्रिंकिंग वाटर जो है हमारे पास जो पानी जो कि विच इज वेरी मच सफिशिएंट या वेरी मच सिग्निफिकेंस फॉर अवर ड्रिंकिंग पर्पस, तो उसकी सप्लाई आ कहां से रही है, क्या वो डायरेक्ट अंडरग्राउंड है, क्या वो टैप वाटर है, हैंडपंप के थ्रू है ना, या फिर आपके यहाँ पे टैंकर्स आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई क्या है, उसमें फैक्टर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, अगर डायरेक्टली अगर हम अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको कंजर्व कर रहे हैं या उसको पी रहे
हैं तो उसमें क्या इम्प्योरिटीज हैं, या क्यों हमारे घर में जो टैंकर आ रहा है गवर्नमेंट के थ्रू या जैसे भी हमारे यहाँ पे पानी आ रहा है तो उसमें इम्प्योरिटीज क्या क्या है, और कैसे हम इन इम्प्योरिटीज को मतलब ठीक करके खत्म करके इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्या वो मैनेजमेंट प्रोसेस इजी है या टिपिकल है, या मतलब शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है ना। तो इस टाइप से हमें बेसिकली पूरा देखना पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। उसके बाद हमें वाटर का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से अगर आपने एक वर्ड सुना हो तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल यूज। तो मतलब हमें पानी का ऐसा यूज, या हमें पानी नहीं, इनफैक्ट हमें कोई भी नेचुरल चीज जो है हमें उसको ऐसा यूज करना है कि सस्टेन वे में करें, ना तो हम उसको खराब करें और हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है या जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी वैसे ही फैसिलिटीज मिले जैसे कि हमारी जो पहले पीढ़ी थी वो हमारे लिए चीजें छोड़ के गए, है ना। तो हमें बिल्कुल ही बिल्कुल मतलब चीजों को बहुत इफेक्टिवली सस्टेन वे में जो है यूज करना है। तो हमें वाटर को भी मैनेज करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक आ गया हमारा कि वाटर को बहुत अच्छे से यूज करना है। उसके बाद फिर हमें ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है। ये नहीं कि पानी जो है जो नहीं आया या आपने जितना आपकी बोरिंग थी उतने डाउन तक नहीं आया तो आपने फिर से जो है 2 फीट और नीचे बोरिंग खिंचवा ली, तो उसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ कि आपने ग्राउंड वाटर की पूरी जो चेन है उसको तो खराब किया ही, लेकिन अगर आपको पता होगा इन फ्यूचर अपन पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो हमारी अर्थ के इंटीरियर, अर्थ जो है कोर, मेंटल और क्रस्ट ऐसे 3 भागों में डिवाइड होती है, और ज्यादा डेप्थ ऑफ द अर्थ में हम चले जाएंगे तो हमारे अर्थ के नीचे क्या है, मिनरल्स है। और अगर मिनरल्स का डायरेक्ट इनटेक, अगर आपने कई बार सुना हो कि फ्लोराइड आ जाता है वाटर में, है ना, तो इस टाइप के अगर डायरेक्ट मिनरल्स अगर अपन ने इनटेक करने लगे तो उससे अपन को कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ डिसीजेस हो सकती हैं, ठीक है, जिसके कुछ मतलब पता भी नहीं चलेगा कि इंसान को क्या हो गया, है ना। तो इस टाइप से हमें बेसिकली बहुत ही अच्छे से ग्राउंड वाटर को भी मैनेज करना चाहिए। वाटर का कंजर्वेशनली यूज करना चाहिए कि हम उस वाटर को बहुत ही जल्दी पॉल्यूट ना करें, खराब ना करें। ये नहीं कि तो आपके घर के पास में कोई तालाब है, कोई नदी है, तो कोई भी जाके सब लोग कपड़े धो रहे हैं, मतलब जो काम आपका एक बाल्टी में से कपड़े धुल के आपका हो जाना चाहिए था, उसको वजह से आपने पूरा जो वो पॉन्ड का एरिया जो है या फिर जो चलता हुआ बहता हुआ कोई स्ट्रीम थी या फिर नदी थी तो हमने पूरी नदी का पानी खराब कर दिया, तो ये भी नहीं करना चाहिए, राइट। तो इस टाइप से हमें वाटर को कंजर्व करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर। कभी आपने ये सुना है भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, तो वो बेसिकली क्या थी, वो एक थी मैन मेड डिजास्टर या फिर उसको बोलते हैं मानव जन्मित जो होता है। मतलब डिजास्टर मेनली क्या होता है कि एक ऐसा सडन सिचुएशन जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हानि हो गई हो। अब वो डिजास्टर नेचुरल भी हो सकते हैं, लाइक अर्थक्वेक आ गया, वेलकॉनो आ गया, साइक्लोन आ गया, तो ये तो हो गए नेचुरल। लेकिन कुछ होते हैं मैन मेड, जैसे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, ये गैस जो है एकदम से लीक हो गई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में और उसकी वजह से बहुत लैक्स ऑफ द पीपल जो है उनकी डेथ हो गई थी। और उसके ये क्या हो गया, इसकी मतलब बेसिक जब उसकी एट लास्ट जो है कॉज या रीजंस बिहाइंड द दिस डिजास्टर अगर जब देखा गया तो यही पता चला कि बहुत सारे जो है मैन मेड फ्लॉज थे। इसके वजह से क्या हुआ कि ये मैन मेड डिजास्टर जो हुआ एट लास्ट जो है इतना ह्यूमन लॉस हुआ इसको, है ना। तो इसीलिए हमें बहुत ही ज्यादा मैन मेड डिजास्टर्स जो होते हैं तो हमें कभी भी इतने मतलब हमेशा कोई भी अगर कोई हम बड़ा मतलब मैनेजमेंट कर रहे हैं या कोई बड़ी चीजें कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से प्लान्ड वे में और फुल ऑन प्रोसेसिंग के साथ कोई भी चीजें करनी चाहिए ताकि वो एट लास्ट डिजास्टर में ना शिफ्ट हो जाए, है ना। फिर उसके बाद हम देखना चाहिए कि अगर हमको हमारे यहाँ आस पास या कहीं पे कोई बड़ा डिजास्टर हो चुका है या वर्ल्ड में भी कोई डिजास्टर हो चुका है तो हमें उन डिजास्टर से सीखना चाहिए, उनसे हमें समझना चाहिए। उस टाइप की डिजास्टर ये नहीं कि चलो वो तो रशिया में हुआ था अब इस बार इंडिया में हो जाएगा, नहीं, हमें उन डिजास्टर से कुछ मतलब उनके क्या सॉल्यूशंस थे, जो कि हमारे यहाँ कोई बड़ा पावर प्लांट लग रहा है या कोई हमारे यहाँ कोई बड़ा मैनेजमेंट वाला काम हो रहा है तो हमें उस टाइप के लूप होल्स नहीं छोड़ने हैं, राइट। तो हमें उसके कॉन्सेप्ट और मतलब आपको पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का स्कोप देखना पड़ेगा। अगर आपको पता हो तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आ गया था 2005 में इसी की वजह से, है ना। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक पूरी फोर्स होती है 2011 में
जो उत्तराखंड का जो क्लाउड बर्स्ट वाला सिचुएशन था, उसमें पूरी ये फोर्स ने बहुत अच्छे से लोगों की जान बचाई थी वहां पे, है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी एक टीम होती है जो अंडर पीएम प्राइम मिनिस्टर के काम करती है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक हजार्ड्स मिटिगेशन, तो मतलब कोई भी एकदम से कोई सिचुएशन आ गई, कोई हजार्ड आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, तो हम उस हजार्ड से मतलब उससे मिटिगेट कैसे कर पाएंगे, उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, हमें उसके क्या मतलब एट द एंड जो है हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि हमें मिनिमाइजिंग द ह्यूमन लॉस, तो कैसे हम उस ह्यूमन लॉस को बचा सके, ठीक है। तो इसीलिए हमें उस डिजास्टर के मिटिगेशन प्लान्स भी देखने पड़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक आता है टॉपिक, दैट इज कम्युनिटी प्लानिंग। कम्युनिटी प्लानिंग मतलब कि पर्टिकुलर एरिया में अगर मान लीजिए आपको पॉन्ड बनाना है, ठीक है, या फिर आपको जो अभी आपका मानसून सीजन आने वाला है, तो आपको वाटर को कंजर्व करना है, तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे, उसकी वजह से आप करेंगे मतलब इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लेक्स को खुदवा सकते हैं, ग्राउंड वाटर जो डायरेक्टली मतलब आपकी छतों में पानी इकट्ठा हो, सीधा छत से आपका सीधा ग्राउंड वाटर में चले जाए, तो ग्राउंड वाटर की जो ग्राउंड टेबल है, आपकी वाटर टेबल जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे कि आप पानी को वेस्ट, जो मानसूनल जो रेन वाटर है उसको आप वेस्ट नहीं होने देंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या करते हैं गांव में, तो जैसे मानसून आने वाला होता है ना, गांव में या लोकल एरिया में क्या करते हैं कि पूरी एक कम्युनिटी प्लानिंग होती है कि हमें ये काम करना है, तो आप सॉल्यूशन बताएं। फिर इन लोग एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, उसके लिए इन लोग रिसोर्स का मैपिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मानसून आने वाला है, पानी को कंजर्व करना है, तो इन लोग रिसोर्स मैपिंग करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई रिलीफ चाहिए, कोई रिहैबिलिटेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखना है, सेफ कंस्ट्रक्शन कैसे बनाना है, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन कैसे देखना है। मान लीजिए कहीं पे साइक्लोन आ गया और उसकी वजह से सारे मोबाइल टावर्स जो है गिर गए, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, तो उसकी वजह से आपके पास कोई अल्टरनेटिव वे है कम्युनिकेशन का, जो बिल्कुल ही आपका 1 घंटे में वहां पे जो मतलब बिल्कुल साइक्लोनिक एरिया में जो फंसे हुए लोग हैं उनसे कम्युनिकेट कर पाए। सर्वाइवल एफिशिएंसी, एट लास्ट हमें सर्वाइवल एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ह्यूमन लॉस को कम करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए कम्युनिटी प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया कि हमें लोकल लोगों से, उनको उस एरिया के बारे में ज्यादा पता होता है एज कंपेयर टू कि कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरे जगह से वहां पे जाके जो है वहां पे कोई रूल्स या कोई पॉलिसीज बनाए या गवर्न करे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यूनिट 4 किस किस के बारे में बात करता है, सिंपली वाटर की बात करता है, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई, इम्प्योरिटी और क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट उसके बाद वाटर का मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर और वाटर का कंजर्वेशन। उसके बाद सिंपली हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है। डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या हमारे स्पेसिफिक डिजास्टर्स होते हैं, लाइक नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर। उसके बाद कुछ अगर स्कोप्स हैं तो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या क्या होनी चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद एट लास्ट कम्युनिटी प्लानिंग, कि कोई भी डिजास्टर है या कोई भी सिचुएशन है तो हमें कैसे कम्युनिटी प्लानिंग करनी है, उस कम्युनिटी प्लानिंग में कैसे रिसोर्स मैपिंग होगी, कैसे रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, कैसे प्रिवेंटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाएंगे, सेफ बिल्डिंग कोड अगर आपने सुना हो, सेफ कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया जाएगा, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, अगर मोबाइल टावर्स या कम्युनिकेशन लेन्स जो है खराब हो जाती हैं तो अल्टरनेटिव वे टू कम्युनिकेट फ्रॉम दोज पीपल हु आर स्ट्रक डाउन इन सम डिजास्टर सिचुएशन, तो उनसे हम कैसे जो है मतलब लुकआउट कर सकते हैं, या एट लास्ट हमें सर्वाइवल एफिशिएंसी को भी देखना है। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट 4। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा यूनिट 5, दैट इज ऑल टॉक अबाउट एडवांस टेक्निक इन ज्योग्राफी। जैसे आप आजकल न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे नई नई टर्म्स होती होंगी ज्योग्राफी से रिलेटेड, है ना। तो वही नई टर्म्स को क्या है आपको भी जानकारी होनी चाहिए। कल के दिन आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, क्या पता आपके एरिया में कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो जाए, बोले कि ड्रोन को मैपिंग करना है या ड्रोन को चलाना है, तो आपको ड्रोन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ड्रोन कैसे वर्क करता है ना, या जीपीएस सिस्टम कैसे वर्क करता है, जीआईएस सिस्टम कैसे वर्क करता है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो इसीलिए जो ये बेसिक जो टर्म्स है ज्योग्राफी की, वो मतलब जो एमपीपीएससी, इनफैक्ट यूपीएससी भी ये एक्सपेक्ट करता है अपने स्टूडेंट से हुआ प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स कि उनको इतना बेसिक ज्योग्राफी तो आनी चाहिए, या बेसिक एडवांस टेक्नोलॉजीज इन ज्योग्राफी रिलेटेड टू ज्योग्राफी तो आनी ही चाहिए, है ना। तो ये सब यूनिट 5 के अंदर आता है। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, सबसे पहले आता है हमारा रिमोट सेंसिंग।
कैसे किसी एरिया को हम रिमोट सेंसिंग, या जब हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं तो कैसे ये पता होता है कि ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। कई बार बोलते हैं ना कि ये जो है इतनी बैंडविड्थ का है, इतनी लेयर पे इतने एरिया को ही लोकेट करेगा, है ना, या ये जियो पोजिशनिंग है, या फिर जियो मतलब ग्लोबल इंफॉर्मेशनल सैटेलाइट है। तो ये क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या स्पेक्ट्रम रेंज होती है, इसके सैटेलाइट्स के भी टाइप होते हैं और इनकी कम एप्लीकेशंस होती हैं। तो हम बेसिकली जो पूरा जो है डीप जो एनालिसिस होता है रिमोट सेंसिंग के ऊपर और टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के ऊपर वो देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि हमें कैसे पता चलता है कि अब इस टाइप की बारिश होने वाली है, या अब जो है मानसून या साइक्लोन आने वाला है ना। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस है वो हमें बेसिकली जो है ग्लोबल या जियो सिंक्रोनस जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं उनके द्वारा पता चलता है। तो ये कैसे काम करते हैं, इनके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस होती है, राइट। तो हम इन सब चीजों को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जीपीएस। जीपीएस बेसिकली आप देखते होंगे कि अपन को कहीं जाना है या इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है तो अपन मोबाइल का जीपीएस ऑन कर लेते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द जीपीएस क्या है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या इसके प्रोज है, क्या उसके कॉन्स है। कई बार आ जाता है राइट टू प्राइवेसी, है ना। अगर हम जीपीएस जो है गवर्नमेंट को अपना लोकेशन ट्रेसिंग के लिए अलाउ कर देंगे तो इज इट राइट कि आपकी प्राइवेसी का मतलब एक तरीके से लॉस हो रहा है ना। तो ये सब चीजें भी आ जाती हैं। खैर इट कम्स अंडर एथिकल व्यूज, वो हम जीएस पेपर पार्ट 4 के बाद में पढ़ेंगे, सॉरी जीएस पेपर 4 में पढ़ेंगे। लेकिन एक सिंपली मैं बता दूंगी कि एप्लीकेशंस या बेसिक कॉन्सेप्ट जीपीएस के अंडर क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरे 5 यूनिट्स जो कि हम कवर करेंगे 1 बाय 1, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से लेके चलेंगे। आप इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लें। आपसे ज्यादा जो है मेरे को ये चीज है कि मेरे को स्टूडेंट्स को कैसे अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो इट्स ऑल अप टू मी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल आपको जो मेंस के जो पूरे टॉपिक्स हैं 1 to 1 पूरे टॉपिक्स कवर करा दूंगी, ताकि इससे बाहर जो है हमारा बिल्कुल जो भी सिलेबस बाहर ना, मतलब सिलेबस से इस कंटेंट से बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चंस ना जाए, राइट। सिर्फ आपकी फिर इसके बाद जो है आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये होती है कि लेक्चर्स को अच्छे से सुनिए, नहीं समझ में आता है हमसे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, है ना। और बाकी फिर हम आगे इन फ्यूचर मिलते हैं, जैसा भी होगा वी विल बी इन टच। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।